गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से प्रोजेक्शन मैपिंग शो पूर्व प्रभा द रे ऑफ द ईस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया बैठ जाएं। कृपया अपने मोबाइल महाबाहु ब्रह्मपुत्र, मैं हिमालय को चीरता हुआ उतरता हूँ। युग युग से बहता रहा हूँ मैं, कामरूप कामाख्या धाम की महिमा गाते हुए। मेरी लहरों में, मेरे प्रहरों में प्राग ज्योतिषपुर के गुण समाये हुए हैं। मैं हूँ जागृत प्रहरी, अतीत और वर्तमान की धरोहर। लोहित भी नाम है मेरा। मैं हूँ अहमिया जनजीवन के दिल की धड़कन। मेरे ही सीने में दफन है अहम प्रदेश की जय विजय की सदियों पुरानी लंबी दास्तान। कालिका पुराण में कामरूप के पहले राजा महिरंग दानव का वर्णन है। मैं गवाह हूँ यहाँ होने वाली कई जय पराजय का, नायकों और शहीदों का, देशभक्ति की कथाओं का। मैं सुना रहा हूँ कवियों, संतों और महापुरुषों की इस धरती की अनसुनी कहानी। सुनिए, आदिकाल का एक नया सवेरा। वेद व्यास के द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत, उसमें वर्णित है बलशाली राजा नरकासुर और भागदत्त की कहानी, जो प्राग ज्योतिषपुर के इस पावन धरती पर पैदा हुए। नरकासुर विदेह के राजा जनक के दत्तक पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त ने किरात राज को समाप्त करके प्राग ज्योतिषपुर में सत्ता संभाली थी। कामाख्या देवी की कथा और नीलाचल पर्वत पर मौजूद मेघला उजोवा की सीढ़ियां क्या नरकासुर के होने का संकेत नहीं है? मैं नरकासुर के समकालीन रहे सोनितपुर के राजा बाणसुर और विदर्भ के राजा भीष्मक के शौर्य का भी गवाह हूं, जिनकी कहानियां गाहे बगाहे भगवान श्री कृष्ण से जा जुड़ती हैं। सचमुच आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। देखो, आज इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे विपक्ष में है। एक योद्धा के लिए भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरने से बेहतर और क्या हो सकता है? ओ मेरे प्रिय प्राग ज्योतिषपुर, मेरी विजय स्वर्ग से भी सुंदर। ओ मेरे प्रिय प्राग ज्योतिषपुर, मुझे अपनी गोद में सोने दो। मेरा अंत आ गया है। अर्जुन के हाथों युद्ध स्थल में मारा गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। भागदत्त के बाद प्राग ज्योतिषपुर की इस पावन भूमि पर शासन करने वाले 17 शासक आए। राजवंश के अंतिम शासक सुपर्णक का सफाया कर दिया गया। पहली सेना का नेतृत्व करने वाले पुष्यवर्मा ने प्राग ज्योतिषपुर के सिंहासन का दावा किया। वर्मन वंश के 12 राजाओं ने इस भूमि पर शासन किया और अंत में मध्यकालीन भारत के कामरूप राज्य के सबसे महान और सबसे सम्मानित राजा कुमार भास्कर वर्मा का जन्म हुआ। भास्कर वर्मा आजीवन अविवाहित रहे। भास्कराब्द कैलेंडर उन्हीं के राज की देन है, जो आज भी प्रचलित है। भास्कर वर्मा के राज में प्राचीन कामरूप देश ने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काफी प्रगति की। कुमार भास्कर वर्मा के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग भी कामरूप आए। इलाहाबाद स्तंभों और शिलालेखों में इस धरती की महिमा दर्ज है। उत्तर भारत के महान राजाओं में से एक राजा हर्षवर्धन भास्कर वर्मा के परम मित्र थे। उनकी मित्रता की कथा आज भी इतिहास में दर्ज है।
यहाँ राजा भास्कर वर्मा की सत्ता है। वो बहुत बड़ा विद्वान है। उसकी प्रजा उस पर जान न्योछावर करती है। दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। राजा बौद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करता है। भास्कर वर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। किसी वंशज के न होने के कारण राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गई। शाल स्तंभ वंश ने कामरूप की सत्ता संभाली। कई उतार चढ़ाव के बावजूद शाल स्तंभ वंश का शासन चलता रहा और अंतिम राजा त्याग सिंह निस्संतान रहे। फिर पाल वंश के राजा ब्रह्मपाल कामरूप की सत्ता पर बैठे और उसके बाद राजा नीलध्वज ने शासन संभाला और प्राग ज्योतिषपुर से हटाकर कामतापुर को अपनी राजधानी बनाई। इस तरह उसने कामरूप की सीमा में विस्तार करना शुरू किया और फिर कामरूप को कामतापुर के नाम से जाना जाने लगा। राजा नीलध्वज के देहांत के बाद राजा दुर्लभ नारायण कामतापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके शासन काल में ही कायस्थों के 7 परिवार और ब्राह्मणों के 7 परिवार कन्नौज से आकर कामरूप में बस गए, जिनमें श्रीमंत शंकर देव के पूर्वज चंडीगढ़ ब्राह्मण भी थे। दुर्लभ नारायण के बाद राजा हुए चक्रध्वज और इन्हीं चक्रध्वज के शासनकाल में सन 1449 में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने गहरा असर डाला। मानव धर्म और समाज की एकता के प्रति गहरी लगन के साथ, भेदभाव से मुक्त एक नए समाज के निर्माण के संकल्प के साथ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने अहम के धर्म और संस्कृति के दर्शन को पूरी तरह से बदल दिया। एक तरफ एक शरण नामक धर्म या नव वैष्णव धर्म की स्थापना की गई, तो दूसरी तरफ अहमिया भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति की नई नींव भी रखी गई। अहमिया भाषा में नाटकों और अभिनय को एक नया रूप मिला। शंकर माधव की गुरु शिष्य जोड़ी के बारे में तो और भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आइए कहानी पर वापस चलें। चक्रध्वज के बाद राजा नीलांबर की बारी आई और अपने भाई शुक्रध्वज, जो चिलराई के नाम से भी जाना गया, उसके साथ राज किया। राज्य के महामंत्री और सेनापति के रूप में चिलराई ने साम्राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। अपनी सूझबूझ और बहादुरी से राज्य की सीमा को काफी दूर तक फैला दिया। बहुत समय पहले विदर्भ नगरी में रत्नध्वज पाल सुटिया के राजा थे। सुटिया के अंतिम राजा नितिपाल अहोमों के साथ युद्ध में मारे गए और उनकी रानी साधिनी ने चढ़ाई करती अहोम सेनाओं से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए चंदनगिरी पर्वत से छलांग लगाकर जान दे दी। पातकाई की पहाड़ियों को लांघता हुआ ये कौन आ रहा है? मूंगरी मूंगरम में 18 साल राज करने के बाद तिपाम से दिहिंग नदी के पानी को चीरता हुआ
स्वर्गदेव सुकाफा का उदय हुआ। उसके साथ उसकी पैदल से कामरूप के अन्य राजाओं से समझौता करता हुआ आया और स्वर्गदेव ने जल्दी ही पूरे प्रांत पर आधिपत्य कायम कर लिया। सुकाफा एक अपराजय राजा के रूप में उभरा और उसका साम्राज्य अहोम की धरती के नाम से जाना गया। मूडूम सुन खान, हम इस देश की उर्वर धरती और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य में भाईचारा कायम करेंगे और अनाज उगाएंगे। बराही, कछारी, देवरी और सुटिया के योग्य बुनकर रेशम, पाट और मूंगा के कपड़े बनाएंगे और यहाँ के नागरिक खुद अपने लिए इस तरह असम के घरों के खास आकार की शुरुआत हुई। स्वर्गदेव सुकाफा ने नए विचारों को इकट्ठा किया और नई प्रेरणा के साथ असम में सामाजिक बदलाव के लिए बोर असम की नींव रखी। उन 40 वर्षों के अपने शानदार शासन के बाद कमजोरी और बुढ़ापे के कारण वो 1268 में स्वर्गवासी हुए। संकट और समृद्धि के बीच अहोम राजाओं ने 600 वर्षों तक शासन किया और एक गौरवशाली अध्याय लिखा। युद्ध, संघर्ष और लड़ाई। अहोम की धरती पर इसकी शुरुआत किसने की? क्या ये मुगल आक्रांता नहीं थे? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बार मुगलों ने अहोम पर आक्रमण किया। पहला हमला सिलसाको की लड़ाई में हुआ। तुर्की सुल्तान बख्तियार खिलजी ने हमला किया, लेकिन कामरूप के राजा पृथु की सेना ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से आताताइयों को हरा दिया। उत्तर भारत से आए सुल्तान को राजा पृथु के हाथ एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बनहबारी, कजली मुख, इटाखुली, बोरंदी मुख और गुवाहाटी, इन सभी इलाकों में मुगलों की शर्मनाक हार हुई। सरायघाट युद्ध के इतिहास की गाथा गौरवशाली है। औरंगजेब की ओर से आमेर के राजा राम सिंह की विशाल सेना और महानायक लचत बोरफुकन के नेतृत्व में छोटी सी अहोम सेना की जंगी बेड़े का टकराव हुआ। राम सिंह का काम तमाम करने के लिए ही लचित बरफुकन का जन्म हुआ है। किसी ने उसे उकसाया कि वो इंद्रवंशीय वीर अहोम स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा के खिलाफ युद्ध लड़े। मुझे दुश्मन को मानह नदी के उस पार खदेड़ना होगा। मुझे युद्ध के मैदान में ले चलो। बीमारी की हालत में भी मुझे लड़ना है। कोई भी बाधा लचित बरफुकन को रोक नहीं सकती। सरायघाट युद्ध में अहोम विजयी हुए। मानह नदी तक अहोम साम्राज्य का विस्तार हो गया। इस तरह अहोम राज्य की सीमा बढ़ी और बढ़ता गया राजा मंत्रियों का अहंकार। अचानक अहोम साम्राज्य पर अंधेरा मंडराने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। मंत्री सलाहकार पूर्णानंद बूढ़ा गोहाई का असमय निधन हो गया और भरोसेमंद समझे जाने वाले बदन चंद्र बरफुकन ने अहोम पर चढ़ाई करने के लिए बर्मी सेना के रास्ते खोल दिए। बर्मी सेना सीमा का उल्लंघन करते हुए हादिरा चौकी तक पहुंच गई, जिस पर ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्राधिकार था। इसके साथ ही लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया। ये एंग्लो बर्मी युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें डेविड स्कॉट, लॉर्ड एमहर्स्ट और कैप्टन रिचर्ड ने अलग अलग युद्ध में बर्मी सेना को पराजित किया। ब्रिटिश सेना बर्मी सेना को यांडबू नामक स्थान तक खदेड़ती चली गई। एवा के राजा ने 24 फरवरी 1826 को यांडबू के संधि पर हस्ताक्षर किया और अहोम राज के केंद्र रंगपुर के करेंघोर में ब्रिटिश यूनियन जैक लहराने लगा।
आज मेरे राज्याभिषेक का दिन है। मुझे अपने हाथ में हैंगडांग लेकर सिंहासन पर चढ़ना है। मैं जनता की सेवा के लिए, देश का उद्धार करने के संकल्प के लिए ये सब कुछ विसर्जित कर रहा हूं। जनता मुझे जिस आसन पर बिठाएगी वो मुझे स्वीकार्य है। इस खुली हुई हैंगडांग को हाथ में लेकर कसम खाता हूं, अपने राज्य के सम्मान की रक्षा के लिए देश के दुश्मनों का काम तमाम कर दूंगा। ये कौन है जिसने शपथ से खलबली मचा दी? क्या ये अहोम राजकुमार गोमधर कंवर है? ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये पहली बगावत थी। अंग्रेज कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इस जमीन को कच्चा तेल निकालने के लिए खोदा, काला सुना और इसके पूरे इलाके में चाय के बागान सींचे, हरे सोने की भूमि। अंततः इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की पुष्टि हुई, मगर देश भर में विदेशी शासन के खिलाफ कई विद्रोह भड़क उठे। मणिराम दीवान और पियाली फुकन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। मैं आपसे विनम्रता सीखने नहीं आया हूं साहब। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जांडबू संधि के किस समझौते के तहत आपने असम के सिंहासन पर कब्जा किया है? सैकड़ों वर्षों के राजघड़िया मोईदाम को खोदकर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात अपने देश भेज दिए। क्या ये एक सभ्य राष्ट्र की पहचान है? गलती से भी ये भूल मत करना साहब। भले ही मनीराम दीवान को कुचल कर मार दिया जाए, लेकिन धोखेबाज जालिमों के सामने वो कभी झुकेगा नहीं। दोषियों को पहले फांसी दी गई और बाद में मुकदमा चलाया गया। 1830 में पियाली फुकन को फांसी दी गई और 26 फरवरी 1858 को मणिराम दीवान को फंदे से लटका दिया गया। इस प्रकार असम के पुत्रों पियाली फुकन, जयराम बरुआ, मणिराम दीवान, पियोली बरुआ और कुशाल कंवर को बेरहमी से फांसी पर लटका दिया गया। तब मुझसे बस इतना ही हुआ कि मैं इस मंजर को बमुश्किल देखता रहूं और बहता रहूं। (1756) में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ, जहां से 200 साल के ब्रिटिश शासन का रास्ता खुला और शुरू हुआ मानव इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद का काला अध्याय। जब 1765 में अंग्रेजों द्वारा ग्वालपाड़ा को शामिल किया गया तो राणा राम चौधरी की अध्यक्षता में 500 मूल निवासियों के एक समूह ने ब्रिटिश गढ़ पर चढ़ाई की। इस प्रकार 1788 का 22 नवंबर अहोम में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार युद्ध की तारीख के रूप में दर्ज है। उसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन ने क्रांति की लहर पैदा कर दी। हम बिना जबरदस्ती और बल प्रयोग के भी विदेशी साम्राज्य का पतन कर सकते हैं। गांधी की जमाने भर से है निराली शान गांधी की। रहे रहे न रहे इसमें जान गांधी की। न रुक सकी न रुकेगी जबान गांधी की। यही सबब है जो वो दिल से सबको प्यारा है। वतन का अपने चमकता हुआ सितारा है। सविनय अवज्ञा की पुकार से सड़कें गूंजने लगी। हे भोरिया, हे काटिया, उठो देखो, अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया है। हमारी मां की आंखों में आंसू हैं।
असम के लोगों में देशभक्ति का जोश भर गया था। बंबई में भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित हुआ। तरुण राम फुकन, नवीन चंद्र बोरदोलोई, कुलधर चालीहा और चंद्रनाथ शर्मा ने वहां पहुंचकर गांधी जी को असम आने का न्योता दिया। सन 1921 में महात्मा गांधी पहली बार असम आए थे। वो कलकत्ता से ट्रेन में असम पहुंचे, जहां नवीन चंद्र बोरदोलोई और साथियों ने उनकी आगवानी की। रेलगाड़ी जब स्टेशनों पर रुकती थी, तब असंख्य लोग गांधी जी का अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ते थे। बजे रेलगाड़ी अमीन गांव स्टेशन पहुंची। गांधी जी रेलगाड़ी से उतरकर जहाज पर सवार हुए और गुवाहाटी नगर पहुंचे। भीड़ के बीच से होते हुए गांधी जी तनुराम फुकन के घर पहुंचे और उनके घर के सामने के मैदान में 25,000 लोगों की जनसभा हुई। मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे इतनी दूर आमंत्रित करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? क्या ये सिर्फ मेरी बातें सुनकर चुपचाप अपने अपने घर लौट जाने के लिए है? अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। नहीं, ऐसा मत करें। हम आपको इस तरह वापस लौटने नहीं देंगे। अगर आप लोग सचमुच स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कीजिए। असम में भी पूरे भारत की तरह राष्ट्रवाद की अग्नि प्रखर थी। विदेशी कपड़े और सामान आग में झोंक दिए गए। हर वर्ग के लोगों ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार में हिस्सा लिया। इसके बाद गांधी जी जहाज से तेजपुर रवाना हुए और उसके बाद नागांव, वहां से जोरहाट और फिर मरियानी होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचे और वहां से ब्रह्मपुत्र की वादियों का सफर तय करते हुए सिलचर। दिसंबर 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन पांडु में आयोजित हुआ। तब महात्मा दूसरी बार असम आए। सन 1934 में महात्मा गांधी तीसरी बार असम आए और उन्होंने 10 दिनों तक असम के विभिन्न स्थानों का दौरा किया था। महात्मा के इस असम भ्रमण का मकसद था हरिजन हित के लिए जागरूकता पैदा करना। वर्ष 1942 ये वो समय था जब भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुका था। करो या मरो के नारे के साथ पूरे देश में आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे। स्वाधीनता संग्राम में सन 42 की क्रांति का योगदान एक सुनहरा अध्याय है। उधर विश्व युद्ध में सिंगापुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया और अब लड़ाई का केंद्र असम बन गया। जंगल, मैदान और खेत, हर जगह फौजी शिविर नजर आते थे। शहरों और कस्बों में ब्रिटिश सेना के जवान तैनात कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद असम के स्वतंत्रता सेनानी दुगने जोश से आगे बढ़ते गए। यह ऐसा समय था जब शंकर बरुआ, लखी गोस्वामी, महेंद्र हजारिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ब्रिज शर्मा जैसे अनेक सेनानियों ने भूमिगत होकर राजनीतिक हलचल मचा दी थी। यहां तक कि कमला मीरी की जेल में मृत्यु हो गई।
अहिंसक जनता पर गोरे सैनिकों ने धड़ल्ले से गोलियां बरसाईं। भोगेश्वरी फुकनानी, ठगीराम सुत, ब्लोराम सुत, मंबरनाथ, रतन कचेरी, मंगल कुरकू, राउतराम बोड़ो, लकी हजारिका और भी बहुत लोग शहीद हुए। आजादी के संघर्ष में 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ अपनी जान देने वाली सबसे कम उम्र की लड़की थी। यहां तक कि एक भिखारी और एक साधु को ढेकिया जुली में ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से भून डाला। गोहपुर थाने में कनकलता बरुआ हाथ में तिरंगा झंडा थामे इस तरह खड़ी थी जैसे आजादी के लिए मचल रहे करोड़ों दिलों की धड़कन को संभाले खड़ी हो। जुलूस में शामिल माताओं, भाइयों, बहनों, कुछ ही देर में हम अपनी मंजिल गोहपुर थाने पहुंच जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हें मौत से डर लग रहा हो तो तुम अभी लौट सकती हो। मुकुंद भैया, किसने कहा कि हम मौत से डरते हैं? हम जयमती और मुला गबरू जैसी महिलाओं की वंशज हैं। हम अपनी जन्मभूमि के लिए बाहें फैलाकर शहादत को गले लगाएंगे। हमारे शरीर के मरने पर भी ये क्रांति खत्म नहीं होगी। या तो हम जीतेंगे या मरेंगे। आगे बढ़ो भाइयों बहनों, वंदे मातरम! Take the position! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ब्रिटिश सेना की गोलियों ने कनकलता और मुकुंद काकती के सीने को छलनी कर दिया। 1946 में महात्मा गांधी चौथी बार असम आए। इस बार वो असम में हफ्ते भर रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में असम के लोगों की भूमिका और देशभक्ति ने महात्मा गांधी को फिर असम आने के लिए प्रेरित किया था। गुवाहाटी आते वक्त गांधी जी जहाज में सवार होकर शुवालकुची गए, जहां असम के बुनकरों की कुशलता को देखकर वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भावुक होकर कहा, आसाम की महिलाएं हथकरघे पर अपने सपने बुनती हैं। गांधी जी के असम आगमन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई से एक बार गांधी जी ने कहा था, आसाम खुद न मरे तो दूसरा कोई भी आसाम को मार नहीं सकता। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयासों ने असम को पाकिस्तान का परिशिष्ट बनने से बचा लिया। इन तमाम संघर्षों और निराशा के दिनों के बीच आशा की एक किरण जगी, एक नया सवेरा दिखा। आखिरकार भारत आजाद हो गया। सन 1972 में शिलोंग से असम की राजधानी गुवाहाटी के दिसपुर लाई गई। इस तरह गुवाहाटी असम की सांस्कृतिक धरोहर बन गया। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार अब असीमित विकास की राह पर है और पूरी तरह से अग्रसर है। जीवन के नए और बेहतर मतलब की खोज में असम के लोग अब एक साथ मिलकर जीवन के गीत गा रहे हैं।